हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, और यह जो लेक्चर है ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है चैप्टर 7 का। और आज हम ये जो फ्रॉग वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, एनाटॉमी है, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमने जो भी मॉर्फोलॉजी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी एनाटॉमी वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जो कि फास्ट होगा। मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे समझाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें बताती जाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ फ्रॉग को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रॉग है वो फाइलम कॉर्डेटा से क्या करता है, बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया। एंड एम्फीबिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एम्फी का मतलब ड्यूअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइट। तो यहाँ ये जो है दो हैबिटाट में रह सकते हैं, एक है फ्रेश वाटर और एक होता है क्या, लैंड। ठीक है, इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं। कॉमन स्पीसीज ऑफ इंडिया की बात करें तो राना टिग्रीना यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है। ये फ्रॉग्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, इसका मतलब इनको हम और क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, तो वो खुद से जो है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे कैमोफ्लॉज की बात आती है। कैमोफ्लॉज का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज द कलर। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है उसी के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे कहीं अगर वो किसी ग्रीन लीफ पर प्रेजेंट है तो वहां पे वो ग्रीन लीफ की तरह अपना कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैमाफ्लॉज होता है। अब यहाँ पे मिमिक्री की बात आती है। तो मिमिक्री क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लग जाना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मिमिक्री कहते हैं। तो ये दोनों चीज आपको फ्रॉग में देखने को मिलती है, ताकि वो अपने एनिमी से बच सके। अब यहाँ पे बात आता है समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन का। तो जब पीक समर होता है तो हीट से बचने के लिए वो जो फ्रॉग जो होते हैं वो गड्ढों में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, समर स्लीप कहते हैं। जब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वो क्या करते हैं, फिर से गड्ढों में चले जाते हैं, और उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम मोर्फोलॉजी की बात करें तो इनका जो स्किन होता है वो हमेशा मॉइस्ट होगा, स्मूथ एंड स्लिपरी होगा। स्लिपरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी स्किन में म्यूकस प्रेजेंट हो, म्यूकस जो है हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब म्यूकस प्रेजेंट है तो म्यूकस आया कहाँ से, म्यूकस जो है ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो स्किन है वो ग्लैंडुलर होता है, इसका मतलब ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और स्केल जो है यहाँ पे आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। बॉडी की बात करें तो बॉडी को हम यहाँ पे डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो डॉर्सल साइड हम किसको कहेंगे, जो ऑलिव ग्रीन होगा और वहां पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होंगे। तो यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो साइड है ये क्या है, डॉर्सल साइड है। अपर बैक साइड आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो डॉर्सल साइड है ये ऑलिव ग्रीन कलर का होगा, और यहाँ पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वेंट्रल साइड की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली पेल येलो होगा। तो यहाँ पे ये जो लोअर साइड है इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड कहेंगे। बॉडी को हम हेड एंड ट्रंक में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया हेड, फिर उसके बाद ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रंक। नेक एंड टेल जो है फ्रॉग में एब्सेंट होता है। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट अबव द माउथ। तो नॉस्ट्रिल जो है इनका जो माउथ होता है उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, जहां से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। आईज आर बल्ज्ड। बल्ज्ड का मतलब क्या होता है, इसकी आई जो है निकली हुई रहती है। और ये जो आईज है वो कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये जब ये वाटर में होते हैं तो इनकी आंख को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये चीज आपको कुछ क्लास ऑफ जो फिशेस होती हैं वहां पर भी आपको देखने को मिलती है। टिम्पेनम जो कि मेम्ब्रेनस होता है वो क्या है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इंटरनल ईयर जो है प्रेजेंट होता है।
आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टू पेयर्स ऑफ लिम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है फोर लिम्ब और एक होता है हिंड लिम्ब। तो आगे के जो लिम्स है उनको हम फोर लिम्स कहते हैं और जो पीछे के जो लिम्स है उसको हम हिंड लिम्ब कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर लिम्स होता है वो एंड्स इन फोर डिजिट। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 फोर डिजिट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं इसको उंगलियां, ठीक है, फिंगर्स आप नाम कह सकते हैं। और यहाँ पे जो फोर लिम्स होता है वहां पे आपको कॉपलेटरी पैड जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कॉपलेटरी पैड कुछ और नहीं होता, यहाँ पे जो एक जो यहाँ पर डिजिट है ना, ठीक है, तो वो इस तरह से जो है swollen हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, गद्देदार वहां पे हो जाएगा। उसी को हम कॉपलेटरी पैड कहते हैं। तो वो फोर लिम्स में प्रेजेंट होता है। हिंड लिम्स की बात करें तो 5 डिजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5। लार्जर एंड मस्कुलर होता है किससे, फोर लिम्स के कंपैरिजन में। वेब्ड डिजिट होते हैं। वेब डिजिट का मतलब वो इस तरह से अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। वेब डिजिट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वेब्ड डिजिट हो जाता है। तो ये जो वेब डिजिट है ये क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जो फ्रॉग होते हैं ये क्या करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि मेल एंड फीमेल को हम अलग कैसे करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखकर, ठीक है। लेकिन आप फ्रॉग के मेल को इजिली पहचान सकते हैं बिना उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखे, ठीक है। मेल एंड फीमेल में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिना उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखे। तो कैसे, तो मेल फ्रॉग होता है उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, और ये जो है फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, कि अच्छा ये जो वोकल सैक है ये जो है इस फ्रॉग में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो मेल जो है डिस्टिंग्विश फीचर रखता है फीमेल से, वो क्या है, कॉपलेटरी पैड ऑन दी फर्स्ट डिजिट ऑफ दी फोर लिम्स। तो ये दोनों चीजें जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करती हैं फ्रॉग्स में, और ये दोनों चीजें जो है फीमेल्स में एब्सेंट होती है। तो ये जो कॉपलेटरी पैड है ये क्या काम करता है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक जो यहाँ पे फोर डिजिट का फोर लिम्ब का जो एक डिजिट है वो थोड़ा सा फूला हुआ स्वलन दिख रहा है, उसी को हम कॉपलेटरी पैड कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये फीमेल को होल्ड करता है ड्यूरिंग दी मीटिंग। तो जब ये मीटिंग कर रहे होते हैं तब ये फीमेल को होल्ड करके रखता है। अब हमें पता है कि इनका स्किन जो है दुबली होता है, म्यूकस होता है। तो ताकि ये जो जब मीटिंग कर रहे हो तब जो है फीमेल या फिर ये दोनों जो है स्लिप होकर के अलग ना हो जाए, इसीलिए ये जो कॉपलेटरी पैड होता है वो क्या करता है, होल्ड करने में फीमेल को हेल्प करता है। अब होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म और एग्स का जो वहां पे जो रिलीज है वो क्या होता है, अच्छे से होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काम हो गया कॉपलेटरी पैड का। अब हम एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी में हमने यहाँ पे देखा कि जो फ्रॉग का बॉडी कैविटी है उसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी है उसमें आपको ऑर्गन्स जो है देखने को मिलेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा ही ब्रीफ आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको माउथ से लेकर के क्लोआका तक ये पूरा जो है फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था। और डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो इसमें आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलता है जो कि स्टमक वॉल में प्रेजेंट होता है। लीवर जो है एक ग्लैंड होता है, और साथ ही वहां पे गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। तो जो भी लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है उसको गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज भी ग्लैंड है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अब यहाँ के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फ्रॉग में, तो वो डिओडिनम एंड इलियम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे जो इलियम का जो वॉल है वहां पे आपको क्रिप्स ऑफ लिबरकून देखने को मिलता है, और ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकून है वो क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जो कि सक्कस इंटेरिकस क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये चीजें हमने देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है, क्योंकि फ्रॉग जो है कार्निवोर्स होते हैं, और कार्निवोर्स जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं। तो फ्लैश मतलब कि मीट खाते हैं, और उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ फैट्स होते हैं, तो वो इजिली डाइजेस्टेबल होता है, इसीलिए इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है, और इसीलिए लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। और जो हर्बीवोर होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, और जो ओमनीवोर्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और कुछ लोग एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब भी कोई भी एनिमल जो है, अगर वो हर्बीवोर है तो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमेशा लंबा होगा, ठीक है, लॉन्ग होगा। क्यों,
क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट होने में क्या होता है, टाइम लेता है, या डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए हर्बीवोर्स का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टंग जो होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, और वो किसी भी बाइलोब्ड एंड स्टिकी होता है, और किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प करके वो क्या करता है, स्वॉलो करेगा, फिर उसके बाद वो सलाइवा में मिक्स होगा वहां पे, पहले तो माउथ में बकोफेरिंजियल कैविटी में, वहां पे सलाइवा से लुब्रिकेटेड होगा, फिर उसके बाद उसको स्वॉलो करके स्टमक में जाएगा वो ओइसोफेगस के थ्रू। फिर उसके बाद ये जो स्टमक है यहाँ पर फर्स्ट डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है। ह्यूमन जो होते हैं उसमें माउथ में भी डाइजेशन क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टमक में HCl एंड पेप्सिनोजन ये सारी चीजें सिक्रीट होंगी, फिर उसके बाद वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ठीक है, फिर पेंक्रियाटिक जूस में वो डाइजेशन होगा, फिर इंटेस्टाइनल जूस में फाइनल डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो ये जो फूड है सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, माउथ में जा रहा है, फिर बकोफेरिंजियल कैविटी, जैसे ही आप माउथ को खोलेंगे, ठीक है, वहां पे जो आपको कैविटी दिखेगी उसको हम क्या कहते हैं, बकोफेरिंजियल कैविटी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फेरिंक्स। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि ये जो फेरिंक्स है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप फूड खा रहे हैं तो ये माउथ से होकर के, बकोफेरिंजियल कैविटी से होकर के, ये ऑइसोफेगस से लेकर के स्टमक में चला जाएगा। लेकिन जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, जैसे कि अभी आगे हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, तो ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो माउथ के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट था, फ्रॉग में नॉस्ट्रिल प्रेजेंट था। तो नॉस्ट्रिल से ये कहाँ पे आएगा, ये वो बकोफेरिंजियल कैविटी में आएगा। नॉट बकोफेरिंजियल कैविटी, ये नेजल कैविटी से होते हुए यहाँ पे किस में आ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा, और फेरिंग्स से ये ऑइसोफेगस में ना जाकर के कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो जो होती है, और ये जो फेरिंग्स है वो फूड एंड एयर दोनों के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन पैसेज हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन आज की क्लास। ठीक है, तो फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। अब फ्रॉग्स जो है दो जगह पे रहते हैं, लैंड में एंड वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए उनको टू डिफरेंट मेथड जो है अपनाना पड़ता है। पहला है यहाँ पे इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में जो स्किन होता है वो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और ये जो स्किन है वो हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, वो जो स्किन है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल जो है आपको देखने को मिलेगा। हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल जो है प्रेजेंट है। और नॉन वेस्कुलर या ए वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो ब्लड जो वेसल है या ब्लड है वो प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पे पानी में हमारे पास, वाटर में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, फ्रॉग प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, फ्रॉग प्रेजेंट है। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये फ्रॉग के स्किन के थ्रू जो है फ्रॉग के बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस होती है एक क्या, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर एक जगह पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो ऐसी जगह फ्लो करने लगता है जहां पे वो जो मॉलिक्यूल है वो कम है। जैसे कि आप एक रूम में क्या करते हैं, एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हैं, लेकिन आप दूसरे कोने में जाकर के खड़े हो जाएंगे जहां पे आपने स्प्रे नहीं किया है। थोड़ी देर बाद आपको वहां पर भी उस परफ्यूम की जो खुशबू है वो आने लगेगी। तो वो कैसे हुआ, एक कोने पर आपने परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्प्रे किया, वहां पे बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद, ठीक है, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इस कोने में नहीं था, फिर उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी देर में ये इस तरह से क्या करने लगता है, फैलने लगता है पूरे इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद ये दूसरे कोने पर भी आ जाता है। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो फ्रॉग का जो स्किन है जब वो पानी में है तो वहां पे ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ये जो फ्रॉग का स्किन है वहां पे ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, लेकिन जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये जो ऑक्सीजन है वो फ्रॉग की स्किन के कांटेक्ट में आएगा जो कि हाईली वेस्कुलर है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वहां पे चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि अंडर वाटर ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होता है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ऑन लैंड द बकल कैविटी, स्किन, लंग्स एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो वाटर में हो ही रहा है, इन वाटर।
अब अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो वो लंग्स भी काम करती हैं, बकल कैविटी भी काम करती हैं एंड स्किन भी काम करता है। तो ड्यूरिंग दी एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, जब वो छुप जाते हैं बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी से बचने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक गड्ढे में, वो इस तरह से गड्ढा होता है, वहां पे वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर भी उनका जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जैसा ही काम करता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग्स में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। ठीक है। अब बाकी टाइम जो लंग्स एंड बकल कैविटी जो है वहां पे आपको रेस्पिरेशन करते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेशन बाय lungs is called pulmonary respiration. The lungs are a pair of elongated pink colored sac like structures present in the upper part of the trunk region thorax. अब देखो, यहाँ पे दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, ये जो आर डॉट लिखा है उसका मतलब होता है उसका मतलब मैंने लिखा है रेस्पिरेटरी। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, लंग्स, और लंग्स जो है यहाँ पे इस तरह से पेयर्ड होंगे, यहाँ से इस तरह से क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, दो होंगे। और ये कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे, सैक लाइक होंगे एंड पिंक कलर। कौन से कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। एंड ये प्रेजेंट होगा थॉरिक्स रीजन में, कहाँ पे, थॉरिक्स रीजन में और अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है। नाउ एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। तो पहले ही एयर जो है नॉस्ट्रिल में आएगा। ठीक है, नॉस्ट्रिल से वही फेरिंग्स में आ जाएगा, नेजल कैविटी से होते हुए। फेरिंग्स के बाद ये जो है कहाँ पे आ जाएगा, बकल कैविटी में आएगा। नॉट बकल कैविटी, ओके, लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपरली। ओके। तो यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल होगा, ठीक है, नॉस्ट्रिल के बाद यहाँ पे बकल कैविटी में आएगा। बकल कैविटी में आने के बाद ये डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। तो यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के थ्रू आपको यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अब बकल कैविटी के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन हम वहां पे उसको कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग का एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है ये कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है एंड इवॉल्व होता है। ठीक है। तो क्लोज टाइप का मतलब होता है जो भी बॉडी फ्लूइड है वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, वेसल्स के थ्रू, ठीक है, वेसल्स के थ्रू या फिर पाइप के थ्रू जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड है, जो बॉडी फ्लूइड है वो पूरा जो है पाइप के थ्रू ही फ्लो होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज टाइप कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है और बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो बॉडी पार्ट्स को हमेशा ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी रहती है और उसको हमेशा ऑक्सीजन चाहिए ही होता है बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, ऑक्सीजन से वो क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है, फिर उसके बाद उससे एनर्जी जनरेट करता है। तो ये ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में क्या होता है, काम होता है। तो ये जो हार्ट होता है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ये कैसा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, या ऑक्सीजन जो है डिजोल्व होता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में आएगा, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से जो है ब्लड में डिजोल्व कर देता है या ब्लड को दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है क्या है, कम है, इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये फिर से यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, हार्ट पे जाएगा। ठीक है। अब हार्ट से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, लंग्स का। लंग्स में ही क्या हो रहा है, वहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या, जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और फिर वहां पे जो हमारा ब्लड है लंग्स के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर उसके बाद ये फिर से जो है हार्ट में जाएगा, लंग से ये फिर से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से क्या होगा, ये
ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है जो कि चलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो तरह की सिस्टम देखने को मिलता है, एक होता है वेनस सिस्टम और एक होता है आर्टरियल सिस्टम। तो ब्लड जो है बॉडी पार्ट से लेकर के हार्ट तक, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बॉडी पार्ट है ये हार्ट तक गया, ठीक है। तो ये इसको ले जाने के लिए कौन काम करता है? वेन्स काम करते हैं या फिर वेनस सिस्टम काम करता है। और इसमें कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब ब्लड जो है हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट तक जा रहा है, इसके लिए कौन काम करता है? आर्टरियल सिस्टम कहते हैं। आर्टरियल सिस्टम काम करता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड होगा, ठीक है। और फ्रॉग के केस में यहाँ पर आपको मिक्स ब्लड देखने को मिलेगा, उसको मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि ये जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, तो ये जो वेन्स एंड आर्टरीज हैं ये क्या होती हैं? ये कुछ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पाइप है, ठीक है। वेन्स में जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा और आर्टरीज में जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ पाइप है, इसको हम वेसल भी कहते हैं। अब यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हमारा हार्ट है और जो फ्रॉग का जो हार्ट है वो कैसा होता है? थ्री चैम्बर्ड होता है। थ्री चैम्बर्ड होता है मतलब कि वन ऑरिकल, ठीक है। यहाँ पे इसको राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम आप कह सकते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ पे, सॉरी नॉट लेफ्ट, ओके। तो यहाँ पे राइट, ये क्या हो जाए? नॉट राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और एट्रियम को हम ऑरिकल भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? या तो आप राइट ऑरिकल कह लें या राइट एट्रियम कह लें, या लेफ्ट ऑरिकल कह लें या लेफ्ट एट्रियम कह लें, ठीक है। और वन यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकल जो है प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हार्ट जो है, फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? एक है राइट एट्रियम और एक है क्या? लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो राइट एट्रियम है ये क्या करता है? रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from body via sinus venesus और vena cava, and that is the very important point, ये 2025 के क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ अदर बॉडी पार्ट से हार्ट तक कौन लेकर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऐसा ब्लड कौन रिसीव करता है? राइट एट्रियम। और किसके थ्रू कौन लेकर के आता है? साइनस वेनेसस या वेना कावा जो है यहाँ पे, वेना कावा नाम का क्या है? मेजर वेन है, बहुत बड़ा वेन है, वो जो है राइट एट्रियम में लेकर के आता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम जो है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? रिसीव करता है, कहाँ से? लंग से, वाया पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है आपको ये याद रखना है, पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पे लंग से ब्लड को ऑक्सीजनेट करके लेफ्ट एट्रियम में छोड़ देता है या डाल देता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो पूरा का पूरा जो वेन सिस्टम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये जो यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो नाम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। एक ही वेंट्रिकल है। अब इस वेंट्रिकल से जो है जब ये हार्ट जो है क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है, पंप करते रहता है। तो ये जो वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में अब क्या होगा? ये जो ब्लड है वो जाएगा। तो ये जो वेंट्रिकल है, तो दोनों, जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों के दोनों वेंट्रिकल में आकर के क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल एक सिंगल चैम्बर है, तो ब्लड यहाँ पे मिक्स हो गया। अब ब्लड मिक्स हो गया, ब्लड मिक्स होकर के यहाँ पे कोनस आर्टरियोसस में जाता है, ठीक है। कोनस आर्टियोसस में ये जो है एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है, इसको आप याद रखें। वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टियोसस में जाता है और कोनस आर्टियोसस से लेकर के ये थ्री आर्टरीज में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक होता है कैरोटिड आर्क्स जो कि हेड एंड ब्रेन, ठीक है। अब हार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हेड एंड ब्रेन को जो ब्लड पहुंचाएगा, ठीक है, जो वेसल, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैरोटिड आर्क कहेंगे। फिर उसके बाद एक सिस्टेमेटिक आर्क होता है जो कि बॉडी ऑर्गन में क्या करता है? पूरे बॉडी ऑर्गन में यहाँ पे जो है ब्लड को पहुंचाएगा, ठीक है। एक जो है यहाँ पे पल्मोक्यूटेनियस आर्क होता है जो कि लंग एंड स्किन में क्या करता है? जो ब्लड है उसको लेकर के जाता है, ठीक है। कौन से ब्लड को? मिक्स ब्लड को। अब यहाँ पे क्या होता है? लंग्स एंड स्किन में, लंग्स में और स्किन में जाकर के ये पल्मोनरी वेन बन जाता है, और लंग्स एंड स्किन में जाकर के जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे प्रेजेंट है मिक्स ब्लड में, वो कैसे हो जाएंगे? ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको वो पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट एट्रियम में क्या कर देगा? छोड़ देगा।
यहाँ तक बात समझ में आई लेफ्ट एट्रियम की कहानी। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनेशियस यहाँ पे पल्मोक्यूटेनियस आर्क के थ्रू लंग एंड स्किन में जाएगा। लंग एंड स्किन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा हार्ट में। ठीक है। अब यहाँ पे जो कैरोटिड आर्क है, सिस्टमेटिक आर्क है, ये बहुत सारे वेन्स के थ्रू कहाँ पे कलेक्ट होंगे, वेना कावा में कलेक्ट। वेना कावा में कनेक्ट होकर के ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो लंग है एंड स्किन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एंड वेना कावा के थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट से यहाँ पे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो कि वेंट्रिकल में जाकर के फिर से मिक्स हो जा रहा है। फिर उसके बाद फिर से वो सारे बॉडी में क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट हो गया जो आपको याद रखना है। अब अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या है, हार्ट है। ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, किसका, फ्रॉग का। ये जो ए दिख रहा है, ये आपका डॉर्सल व्यू है, डॉर्सल। और ये क्या है, वेंट्रल व्यू। डॉर्सल व्यू का मतलब जब आप फ्रॉग को देखते हैं ऊपर से, तो आपको जो पार्ट दिखता है उसका, तो वो क्या होता है, डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड में अगर आप उसको अगर आप डाइसेक्ट करके उसको देखें, तो आपका जो है हार्ट जो है इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है और ये जो साइनस वेनेसस है, ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ये क्या है, यहाँ पे ये जो कोनस एट्रियोसस है ना, इसी को हम ट्रंकस एट्रियोसस कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। अब ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ठीक है, ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ये किससे लिंक्ड होता है, वेंट्रिकल से। अब हमारे पास ये क्या है, टू ऑरिकल्स है, राइट एंड लेफ्ट, और एक क्या है, वेंट्रिकल है। तो यहां से क्या होता है, ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ये जब ब्लड पंप होता है, ठीक है, ब्लड जो है नॉट हार्ट जब जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और ब्लड को पंप करता है, तो ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ये वेंट्रिकल से क्या होता है, अटैच्ड होता है। जब ये वेंट्रिकल जो है पंप होता है, इस तरह से स्क्वीज होता है, तो सारा का सारा ब्लड ये ट्रंकस एट्रियोसस में जाता है, और यहाँ से फिर ये जितने भी जो यहाँ पे मिक्स ब्लड है, ये जो मिक्स ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, स्किन में जाएगा, एंड अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ट्रंकस एट्रियोसस जो है वेंट्रिकल से क्या होता है, लिंक्ड होता है, यहाँ पे ये पाइप जैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा, जब हार्ट जो है स्क्वीज होगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो ब्लड जो है पंप होकर के कहाँ पे चला जाएगा, ट्रंकस एट्रियोसस में, और ट्रंकस एट्रियोसस से ये सारा का सारा मिक्स ब्लड जो है लंग, स्किन एंड बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से होकर के आएगा, फिर ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी बॉडी से, ठीक है, बॉडी से ये जो ब्लड फ्रॉम बॉडी ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो साइनस वेनेसस है, वहां पे ये जो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इसके थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, साइनस वेनेसस में, और फिर ये कहाँ पे एंटर करेगा, वेंट्रिकल में। नॉट वेंट्रिकल, ये कहाँ पे एंटर करेगा, ये एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम में ये क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट एट्रियम। तो यहाँ तक बात समझ में आई। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पे ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ये किससे अटैच्ड है, वेंट्रिकल से अटैच्ड है। ठीक है। वेंट्रिकल से क्या है, यहाँ पे ये अटैच्ड है। जब ये हार्ट जो है पंप करेगा, जब ये हार्ट यहाँ पे पंप कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज होकर के ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, ये सारा का सारा जो है ब्लड जो है कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स, स्किन एंड बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में गया तो ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो मेजर वेन है, वेना कावा, तो वेना कावा से लेकर के ये पूरे ये जो वेना कावा है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ये साइनस वेनेसस में क्या कर देगा, एंटर कर देगा। अब ये जो साइनस वेनेसस है, ये ब्लड को कहाँ पे भेज देगा, राइट एट्रियम में भेज देगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो ये जो है आपको हार्ट का यहाँ पे क्या दिया गया है, इमेज दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉडी है, ठीक है, बॉडी से यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन जिसमें कम है, तो वेन्स जो है कलेक्ट करेगा वेना कावा में, और वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये साइनस वेनेसस में, ये जो साइनस वेनेसस है वहां पे आएगा। साइनस वेनेसस जो है ब्लड को राइट एट्रियम में डालेगा, ठीक है, और राइट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हार्ट का पार्ट हो जाएगा। ये किसका पार्ट हो जाएगा, हार्ट। फिर ये जो हार्ट है, वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो जाएगा। अब ये जो है किसमें, कोनस, ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, यही क्या है, ये जो कोनस एट्रियोसस है वही है।
तो ये जो कोनस एट्रियोसस है, फिर इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के आर्टरीज पढ़े थे। तो ये जो आर्टरीज है, इसमें फिर ये आर्टरी से ये किस में जाएगा, अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आप इसको फ्रॉग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना लिख करके इसको आप क्या लिखेंगे, मिक्स ब्लड लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्लड फ्लो इन फ्रॉग देख लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें तो वो बॉडी से, ठीक है, बॉडी से आता हुआ किससे आता है, वेना कावा, वेना कावा से साइनस वेनेसस में जाता है, साइनस वेनेसस से राइट एट्रियम में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको इसको इतना समझा रही हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स, लंग्स में क्या होता है, लंग्स एंड स्किन में ऑक्सीजन जो है वहां पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ब्लड में, फिर वो पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम दोनों का ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है, कहाँ पे, वेंट्रिकल में, क्योंकि फ्रॉग के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एक है यहाँ पे क्या, एक वेंट्रिकल है, तो राइट एट्रियम का ब्लड जो है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद फ्रॉम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ये कोनस आर्टरियोसस में जाएगा, ठीक है, जिसको हम ट्रंकस एट्रियोसस भी नाम दे रहे हैं। ठीक है, फिर वहां से वो 3 आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा, कैरोटिड, सिस्टमेटिक एंड पल्मोक्यूटेनियस। फिर ये जैसे कैरोटिड जो है हेड एंड ब्रेन तक पहुंचाएगा, सिस्टमेटिक जो है ज्वाइन होकर के डॉर्सल अरोटा से, अयोटा से ज्वाइन होकर के अदर बॉडी पार्ट्स में लेकर के जाएगा, और जो पल्मोक्यूटेनियस आर्क है, आर्टरी है, वो लंग्स एंड स्किन में जाएगा, ऑक्सीजनेट करेगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, आई होप यू अंडरस्टैंड, और आपको बहुत अच्छे से इसको समझना ही होगा क्योंकि 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2026 में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी में आते हैं। ठीक है, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। Frog have lymphatic system also. The blood vascular system involves heart, blood vessels, and blood. Okay. The lymphatic system consists of lymph channels, and lymph nodes. अब देखो यहाँ पे जो फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, तो यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ आपको यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अब जैसे बॉडी फ्लूइड की हम बात करते हैं, तो जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड होता है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें बॉडी फ्लूइड क्या हो जाता है, लिम्फ हो जाता है। ठीक है, तो लिम्फ में जैसे ब्लड में हमारे पास आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स और, ठीक है, और प्रोटीन जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिम्फ में लिम्फ लिम्फ इसलिए होता है, ब्लड नहीं होता, क्योंकि इसमें आरबीसी और ये जो प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, लिम्फ होता है। और ये जो लिम्फ है वो जो है अलग से लिम्फ चैनल में क्या होता है, वहां पे फ्लो होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ देखने को मिलेगा, लिम्फ चैनल देखने को मिलेगा, एंड लिम्फ नोड्स देखने को मिलेगा, और ये जनरली किस में हेल्प करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे जिसको आप ब्लड पाइप, वेन्स एंड आर्टरीज कह रहे हैं, और ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नाउ हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा मसल से बना हुआ है, जो कि जो फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है वहां पे अपर पार्ट में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। It has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle and is covered by membrane called pericardium. तो इनका जो हार्ट होता है उनमें 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया होता है लेफ्ट एंड राइट जिसको हम ऑरिकल भी कह रहे हैं, और 1 वेंट्रिकल होता है। और ये जो हार्ट है पूरा का पूरा कवर होता है मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम। A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. तो यहाँ पे ये जो सीनस वेनेसस है हमने देखा था, वो किससे ज्वाइन होता है, राइट एट्रियम से ज्वाइन होता है। ठीक है, एंड इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं बॉडी, ठीक है, इस पूरे लाइन को मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ पे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहां पे आने के बाद ये किसमें कलेक्ट होता है, पूरे बॉडी का, वेना कावा। ठीक है, वेन्स वेना कावा में ये क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब ये जो वेना कावा है वो ब्लड को किसमें लेकर के जाएगा, साइनस वेनेसस में, जो कि ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे क्या है,
स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो साइनस वेनेसस है, यहाँ पे क्या लिखा है, साइनस वेनेसस जॉइंस द राइट एट्रियम। तो साइनस वेनेसस जो है ब्लड को अब किस में डाल देगा, राइट एट्रियम में डाल देगा। क्यों? क्योंकि साइनस वेनेसस किससे ज्वाइंट है, राइट एट्रियम से ज्वाइंट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी लाइन है, तो इससे जो है डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको सीक्वेंस पूछा जाए, व्हाट इज द सीक्वेंस, तो पहले बॉडी, ठीक है, बॉडी से जो भी ब्लड जो है कलेक्ट होकर के वेना कावा में आ रहा है, जो कि एक मेजर वेन है। फिर उसके बाद ये जो वेना कावा है वो साइनस वेनेसस में जाता है, ठीक है। साइनस वेनेसस जो है राइट एट्रियम से जॉइंट होता है, तो ब्लड फ्लो भी ऐसा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू अ सेक लाइक कोनस एट्रियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोनस एट्रियोसस है उसका लोकेशन क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जैसे हम इस स्ट्रक्चर में हम देखें कि ये जो है ये क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट है, और ये क्या है, डोर्सल साइड ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे ये जो कोनस या फिर ट्रंकस एट्रियोसस है ये वेंट्रली प्रेजेंट है, एंड ये जो साइनस वेनेसस है ये डोर्सली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रंकस एट्रियोसस है वो वेंट्रली प्रेजेंट है या डोर्सली प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज आपको इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई कि अब यहाँ पे राइट एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल से सारे के सारे जो है कोनस एट्रियोसस, जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर है एंड वेंट्रली प्रेजेंट है, कोनस एट्रियोसस में ये जो है ब्लड जो है जाएगा। फिर उसके बाद द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज एट्रियल सिस्टम, एंड द वेन्स collect blood from the different parts of the body to the heart from the venous system। तो यहाँ पे देखो ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल कहाँ पे ओपन हो रहा है, कोनस एट्रियोसस में। कोनस एट्रियोसस आर्टरीज में, डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो बॉडी में लेकर के क्या करेगा, पूरे ब्लड को लेकर के जाएगा। फिर से जो है वो बॉडी जो है जो भी ब्लड है उसको वेना कावा जो है कलेक्ट करके साइनस वेनेसस में आएगा, राइट एट्रियम देन वेंट्रिकल, और इसी तरह से साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ब्लड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स, ब्लड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स को जो है हार्ट तक लेकर के आता है, वो वेनस सिस्टम लेकर के आता है। और जो भी ब्लड जो है हार्ट से लेकर के बॉडी तक जाता है वो एट्रियल सिस्टम लेकर के जाता है, ठीक है। बात क्लियर नाउ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, या आई होप कि आपको इतनी सारी बातें जो है क्लियर हुई होंगी। Now, a special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body are present in the frog. The former का मतलब यहाँ पे जो ये liver and intestine के बीच की बात हो रही है, former मतलब पहले, is called hepatic portal system, ठीक है। एंड लेटर यानी बाद का इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे स्पेशल वेनस कनेक्शन हमको देखने को मिलता है लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। एंड एक कनेक्शन देखने को मिलता है किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। अब देखो ये जो पोर्टल सिस्टम है ये क्या है, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, इंटेस्टाइन एंड लिवर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड किडनी। तो क्या होता है जनरली, बॉडी, ठीक है, बॉडी हुआ, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट में क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है, और हार्ट से डायरेक्ट बॉडी में। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है, क्या होता है, जैसे बॉडी में ये जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होकर के जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हम किस में दे देते हैं, ब्लड में दे देते हैं। अब इस ब्लड को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हार्ट में जाना चाहिए, ठीक है, और हार्ट से यहाँ पे पूरे बॉडी में पंप होना चाहिए। ये जो है बेसिक सा चीज है, ये चीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो भी इंटेस्टाइन है यहाँ पे, इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, अपना जो भी न्यूट्रिएंट है वो ब्लड को देता है। ब्लड किस में होगा, ब्लड वेसल में होगा, ठीक है, वेसल्स में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो ब्लड है ये हार्ट में ना जाकर के कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। अब लीवर में जा करके क्या होता है, लीवर में जो भी यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो भी फूड जो है डाइजेस्ट हुआ है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या होता है, वहां पे प्यूरिफिकेशन होता है। अगर उसमें कुछ हार्मफुल चीजें जो है डाइजेस्ट हुई हैं तो उसको लीवर क्या करता है, एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो लीवर में यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद लीवर से हो करके ये क्या हो जाता है, ब्लड जो है हार्ट में जाता है, ठीक है। तो पहले होना क्या चाहिए था कि जो पूरा गट है हमारा, इंटेस्टाइन है,
इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड में डाले तो वो जो ब्लड है डायरेक्ट हार्ट में जाना चाहिए, नहीं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल वेनस कनेक्शन हमको देखने को मिलता है, और ये वेनस कनेक्शन क्या करता है, ब्लड को पहले लीवर में लेके जाता है ताकि वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्यूरिफाई हो सके, फिर उसके बाद हार्ट में जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है बॉडी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि लीवर में जो है हिपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, तो इसका नाम हमने हिपेटिक पोर्टल सिस्टम दे दिया। तो इसी तरह से ये जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड किडनी की बात है, तो जो भी लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट में जाना चाहिए, लेकिन वो पहले किडनी में जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे जो किडनी है वहां से वो हार्ट में जाएगा, तो इसको हम क्या कह देते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। The blood is composed of plasma and cells. The blood cells are RBC, red blood cells और erythrocyte, WBC, white blood cells और leukocytes and platelets. ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड है इसमें आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ब्लड सेल्स की बात करें तो आपको आरबीसी देखने को मिलता है, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम इरिथ्रोसाइट नाम भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंड प्लेटलेट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको जो है फ्रॉग का जो ब्लड है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो आरबीसी है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रॉग का जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है, इसका मतलब वहां पे जो है आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस का देखें तो ह्यूमंस का जो मैच्योर आरबीसी है वो कैसे होता है, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब वहां पे न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो फ्रॉग का जो ब्लड है तो वहां पे रेड कलर्ड पिगमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट होता है, और रेड कलर्ड पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है फ्रॉग में भी प्रेजेंट होता है, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिम्फ की बात की गई है। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। तो लिम्फ क्या है, ब्लड से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। तो लिम्फ जो है ब्लड से अलग होता है क्योंकि लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स एंड रेड रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, the blood carries nutrients, gases and water to the respective site during the circulation. ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड ये जो ब्लड है वेस्कुलर सिस्टम का होने का मतलब ही क्या है, क्योंकि ब्लड जो है पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्या करता है, कैरी करता है। और क्या करता है, हर बॉडी पार्ट्स में इंटरनल ऑर्गन के पास जा जा करके उसको छोड़ता है। सो ब्लड इज लाइक अ डिलीवरी बॉय और डिलीवरी गर्ल। ओके, नाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसकी वजह से होता है, हमारा जो ये जो हार्ट है फ्रॉग का, या फिर हमारा भी हार्ट ले लें, वो क्या करते रहता है, पंप करते रहता है। ठीक है, स्क्वीज होगा, फिर उसके बाद रिलैक्स होगा, फिर स्क्वीज होगा, फिर रिलैक्स होगा, इस तरह से। तो ये हो गया क्या, पूरा का पूरा हमारा फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। ओके, चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. The excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca and urinary bladder. तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, वहां पे हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, फ्रॉग भी क्या करता है, कीट पतंगे खाता है, तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जनरली। तो वहां पे प्रोटीन्स किससे मिलकर के बना होता है, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ नाइट्रोजन जो यूज नहीं होते तो वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है, अमोनिया आता है, यूरिया आता है एंड यूरिक एसिड आता है। तो ये तीन तरह के जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको हमको क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, बॉडी से निकालना है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में जो है हमारे बॉडी में या फ्रॉक्स की बॉडी में, किसी एनिमल्स की बॉडी में बने। तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। और ये जो फ्रॉग है वो क्या क्या एलिमिनेट करता है या क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। यूरिया एक्सक्रीट जो एनिमल्स करते हैं उसको हम यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल, और ये आपको याद होनी चाहिए।
excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. तो ये जो सिक्रीशन, ये जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो कौन परफॉर्म करता है? किडनी परफॉर्म करता है। तो किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको किडनी जो है अलग निकाल करके यूरिन के थ्रू क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे ये जो फ्रॉक्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपको पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 किडनीज आपको देखने को मिलेंगी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स आपको देखने को मिलेगा, एंड 1 यूरिनरी ब्लेडर आपको देखने को मिलेगा, एंड क्लोआका जो है वो आपका प्रेजेंट होगा। These are compact, dark, red and bean-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on the both side of the vertebral column. अब देखो, ये जो ओके, तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, जैसे हमारे में वर्टिब्रल कॉलम है, वैसे ही फ्रॉग में भी वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, पोस्टीरियर साइड में, फ्रॉग के पोस्टीरियर साइड में, दोनों साइड में आपका ये जो किडनी है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये जो पेयर ऑफ किडनी है ये कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है, डार्क रेड कलर का होगा, बीन लाइक स्ट्रक्चर इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और लिटिल पोस्टेरियरली इन द बॉडी आपका ये जो है आपको देखने को मिलता है, कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। आगे बढ़ते हैं। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पे जो किडनी है, ठीक है, तो किडनी जो है यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से किडनी होता है, 2 किडनी आपका प्रेजेंट होगा। तो एक किडनी जो है किससे मिलकर के बना होता है? नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन है, यही क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो भी प्रोसेस है ब्लड को प्यूरिफाई करने का, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का, वो कौन करता है किडनी के अंदर? ये नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल करता है। इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलो, 2 ureters emerge from the kidneys in the male frog. The ureters act as a urinogenital duct which opens into the cloaca. अब देखो यहाँ पे क्या होता है? यूरेटर्स होता है, 2 यूरेटर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और दोनों के दोनों इमर्ज फ्रॉम द किडनी, मतलब किडनी से ही ये निकले हुए होंगे, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे ओपन होगा? क्लोआका में ओपन होगा। जैसे कि आप ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इमेज दिया गया है कि ये क्या है? किडनी है, ठीक है, 2 किडनी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरेटर है। लेकिन हम इसको नाम क्या देते हैं? यूरिनोजेनेटल डक्ट देते हैं, ना कि यूरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये टेस्टिस आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो टेस्टिस है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्रॉग का। अब इस टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म बनता है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है, तो ये जो है किडनी से ही अटैच्ड होता है, और इसमें जो भी स्पर्म रिलीज होता है वो कहाँ से बाहर में कहाँ से आएगा? किसके थ्रू आएगा? ये जो यूरेटर है इसी के थ्रू ही आएगा। तो इसीलिए हम ये जो यूरेटर है इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि यूरिनो का मतलब यहाँ से यूरिन पास होगा, और जेनाइटल का मतलब यहाँ पे जो स्पर्म जो बने हैं, ठीक है, वो पास होंगे। तो इसीलिए फ्रॉग में जो है यूरेटर एंड यूरेटर को ही हम यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है यहाँ पे हम इसको कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। और ये कहाँ पे ओपन होता है? क्लोआका में ओपन होता है, और क्लोआका जो है क्लोआका का यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे होता है, और यहाँ से यूरिन हो या फिर स्पर्म हो, ये क्या हो जाता है? बाहर रिलीज कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो मेल फ्रॉक्स होते हैं उसमें यूरेटर जो है एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। नाउ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स द यूरेटर्स एंड यूरेटर्स ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, यहाँ पे कॉमा होगा, इन द क्लोआका। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आप फिगर 7.4 में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? किडनी है। अब ये क्या है? किडनी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है? ओवरी है, ओवरी में ओवा प्रेजेंट होगा। ओवा क्या होता है? यहाँ पे गैमिट होता है, फीमेल गैमिट, ठीक है। अब ये जो ओवा जो है बाहर निकलेगा, तब ओवा एंड स्पर्म जो है आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर नया फ्रॉग बनेगा। इस तरह से ये काम चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये क्या है, ओविडक्ट है। ये क्या है, ओविडक्ट जो है यहाँ पे पूरा सेपरेटली यहाँ पे क्लोआका के ओपन हो रहा है, और यहाँ से किडनी से आपको ये जो पाइप जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, यूरेटर। तो यहाँ पे यूरेटर जो है अपना अलग काम करेगा यूरिन पास करने का, और ये जो ओविडक्ट है ये अपना अलग काम करेगा जो भी यहाँ पे ओवा है उसको रिलीज करने का। तो इसीलिए यहाँ पे फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट जो है सेपरेटली ओपन होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोआका। The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens into the cloaca। ठीक है, तो यहाँ पे थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल टू रेक्टम। तो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये क्या है, रेक्टम है, जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में लिख सकते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर जो है थिन वॉल होता है, ठीक है, और जो कि क्लोआका में ही क्या होता है, ओपन होता है। Now, the frog excretes urea and does its ureotelic animal. Excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. तो ये जो excretory waste है, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू किडनी में ले जाया जाता है, और किडनी में वहां पे उनका सेपरेशन एंड एक्सक्रीशन जो है होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो इमेज है वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन फ्रॉग। देखो, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन दी फ्रॉग। ठीक है, तो ये कैसा है, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो फ्रॉग में हाईली इवॉल्व है। ठीक है, डेवलप्ड है बहुत ज्यादा। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस organs of the body is achieved by hormones by are secreted by the endocrine glands। तो जो भी यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन है, कौन सा कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन है फॉर द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो किससे किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के थ्रू। और ये हॉर्मोन्स जो है वो किसके थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है। यहाँ पे कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होते, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जो है, जब मैं आपको ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ा रही थी इसी चैप्टर में, सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था वहां पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, और एक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि डक्टलेस होता है, और एक कंपोजिट ग्लैंड भी वहां पे मैंने आपको बताया था। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में ही हार्मोन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीजों को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, the prominent endocrine glands found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal gland, pancreatic islets, adrenals and gonads। ठीक है, तो इसके बारे में हम जस्ट आगे स्लाइड में देखेंगे, पहले हम न्यूरल सिस्टम को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी से लेकर के गोनाड्स तक इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, जो कि बॉडी का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन और जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं, एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो डिवीजन है, ये चीज मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, आप वहां से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो नर्वस सिस्टम है फ्रॉग का वो क्या है। तो न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो बस आता है। ठीक है, जो कि मेन होता है, यही क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है न्यूरल सिस्टम का। अब ब्रेन ही तो सब कुछ होता है ना बॉडी का। नाउ अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, तो इसमें क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ब्रेन है। अब यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से लंबा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्रेन, और ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। अब इनसे जो है इस तरह से नर्व्स निकले हुए होते हैं। क्या वो निकले हुए होते हैं, नर्व्स निकले हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलो। तो अब पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का काम देख लेते हैं। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम होता है, वो कौन करता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड करता है, सीएनएस करता है। जैसे कि अगर आपको ठंडी महसूस हो रही है, ठीक है, तो पहले आपको लगेगा कि अच्छा मुझे ठंडी जो है महसूस हो रही है, तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करेगा और कमांड देगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए, शॉल ओढ़नी चाहिए। तो आप इस तरह से क्या करोगे, काम करोगे। तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किसका काम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये तो बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह तो प्रेजेंट नहीं है। तो अब आता है कौन, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये नर्व के थ्रू, ठीक है, नर्व के थ्रू ये पूरे के पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। अब आपको ठंडी लग रही है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, स्किन से ही तो पता चलेगा ना। स्किन से आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको ठंडी लग रही है। तो ये स्किन में जो सेंसेशन हो रही है, उसको ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, उसको ब्रेन तक ये जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है इसका फंक्शन, कनेक्ट सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रेस्ट बॉडी। वॉलेंट्री होता है एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। तो यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन भी होते हैं कुछ, और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, सीएनएस एंड पीएनएस। नाउ अब यहाँ पे आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है। देखो क्या होता है, नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं एक पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैंने आपको बताया, ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो ये क्या है, ब्रेन हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी यहाँ पे नर्व जो है यहाँ पे निकले हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल। तो ये मैंने आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल देकर के बताया है, ये चीज फ्रॉग में भी होती है। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको हम ऑटोनोमस एंड सोमेटिक में डिवाइड करते हैं। सोमेटिक को हम फर्दर सेंसरी एंड मोटर आउटपुट में डिवाइड करते हैं, और ऑटोनोमस को हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड करते हैं। तो फ्रॉग में जो है आपको सोमेटिक नहीं देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, इट इज द इनवॉलेंटरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है आपको इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री पार्ट होता है जो नर्वस सिस्टम का, उसको कंट्रोल करता है। जैसे स्मूथ मसल जो है आपको इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होंगे, तो ये जो है उसको कंट्रोल करेगा। अब इसके भी दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये कब काम करेगा, इमरजेंसी, स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे मान लो फ्रॉग को क्या दिख गया, वहां पे स्नेक दिख गया। ठीक है, तो स्नेक जो है फ्रॉग्स को क्या करते हैं, खाते हैं, वो उनके एनिमीज हैं, प्रीडेटर्स हैं। तो अगर फ्रॉग ने देखा वहां पे स्नेक है, तो वो क्या, तो उसमें ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम में वो क्या करेगा, उसका जो भी मेटाबॉलिक जो रेट है, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होते रहेगा, ताकि वो इधर उधर छुप सके, भाग सके। उसका हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी जो आईज जो है वो बड़ी हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी जो प्यूपल है, ताकि वो अच्छे से देख सके। तो ये क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन जब आता है, तो ये सारे जो है रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, मेंटेन बॉडी इन नॉर्मल रिलैक्स रेस्टिंग कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब बहुत चिल कर रहे होते हैं, तब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या कर रहा होता है, काम करते रहता है। मेनली यहाँ पे क्या होगा, जो डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, भूख लगना, ये लगना, वो लगना, तो ये जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों चीजें इंक्लूड है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं आएगा, तो इसको मैं, जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तब इसको मैं और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। These are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain.
ब्रेन इज इंक्लूड्स। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो फ्रॉग का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर 10 पेयर्स ऑफ, ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो जो ब्रेन है वहां से जो भी नर्व्स जो है अराइज होते रहेंगे, उसमें कितने पेयर्स होंगे? 10 पेयर्स। तो ये आपको नंबर जो है याद रखना होगा, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। तो जितने भी हमने हॉर्मोन्स पढ़े थे, उसके फंक्शंस और वो क्या सिक्रीट करते हैं, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले था वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल करता है जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके फंक्शंस को। ठीक है, कि कब सिक्रीट करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये हम फ्रॉग में बात करें। ठीक है, और सिमिलर तरह के जो ग्लैंड्स है वो हम में भी प्रेजेंट होते हैं, बस वो थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पैराथायराइड है, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएट होता है डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट एंड इम्यून सिस्टम इन यंग फ्रॉग्स। तो थाइमस, इसका मतलब थाइमस इज इक्वल टू इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। और एक होता है यहाँ पे पीनियल बॉडी, किसमें? फ्रॉग्स में। ठीक है, और हम लोगों के में भी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब देखो, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है जैसे किडनी जब हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो, ये जो फिगर 7.3 है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये क्या है आपका? ये तो जो रेड कलर का दिख रहा है बीन शेप का, ये क्या है? किडनी। अब यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या हो गया? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म करता है। और जो एड्रिनल मेडुला है, ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन सिक्रीट करता है जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होगा? जब इमरजेंसी या स्ट्रेस का जब वहां पे कंडीशन आएगा। ठीक है, तो वहां पे ये जो एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल मेडुला है वो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन क्या करता है? सिक्रीट करता है। और यही जो हार्मोन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे जो हॉर्मोन्स है याद नहीं हुए होंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये आपको एटलीस्ट यहाँ पे ग्लैंड्स आप क्या कर लें? याद कर लें। ठीक है, क्योंकि जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब हम ये सारे हॉर्मोन्स के बारे में एक बार और पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग्स में इतने सारे ग्लैंड्स जो है हमने यहाँ पे पढ़े हैं, क्योंकि हम जो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ह्यूमंस के जो हॉर्मोन्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो, थायराइड ग्लैंड, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले कुछ सालों में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, अब देखो, थायराइड, ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन क्या करता है? सिक्रीट करता है। और ये क्या करता है? कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल इनटू फ्रॉग, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। तो हमें पता है कि फ्रॉग में जो है फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, मेल जो स्पर्म है एंड ओवा है वो फ्यूज होंगे पानी में। ठीक है, वाटर में। अब वहां पे क्या होता है? लार्वा जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? टेडपोल। ठीक है, अब ये जो टेडपोल है, लार्वा से मैच्योर अडल्ट में जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये जो मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और वो कौन सिक्रीट करता है? थायराइड। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाज जो है वो भी एक ग्लैंड है। ठीक है, गोनैड जो है वो भी एक ग्लैंड है। अब ये जो पेनक्रियाज एंड गोनैड है, ये क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो कि जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। अब देखो, अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो वो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो वो एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं फ्रॉग्स में। तो पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहेंस होता है। क्या होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस प्रेजेंट होता है
जो कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या है, हार्मोन है। क्या है ये, हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो इसका मतलब आपको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि आपको वो क्या करता है, ब्लड शुगर को कम करता है। कैसे? शुगर को वो क्या करता है, सेल्स में फिक्स करता है, सेल्स को देता है कि आप जो जो भी ब्लड शुगर में, जो भी शुगर जो है ब्लड में है उसको सारे सेल्स को दे देता है, और इस तरह से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। लेकिन ग्लूकागॉन क्या करता है, जस्ट अपोजिट। वह ग्लूकागॉन जो है ब्लड से जो सेल्स हैं उससे जो है शुगर निकाल निकाल करके ब्लड में देते जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से, पेनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रीजन में क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ओके, नाउ गोनेड्स की अगर हम बात करें तो टेस्टिस इन मेल। ठीक है, गोनेड्स की अगर हम बात करें तो टेस्टिस होता है मेल में एंड ओवरीज होता है फीमेल में। फंक्शन क्या होता है, ये एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह ये काम करते हैं। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, मेल सेकेंडरी एंड जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओवरीज की बात करें तो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गोनेड्स है ये क्या है, ये भी हेटेरोक्राइन या फिर कंपोजिट ग्लैंड है। इसका मतलब ये एंडोक्राइन जैसे हार्मोन सिक्रीट करता है, मेल में अलग हार्मोन है, फीमेल में अलग हार्मोन है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये गैमेट सिक्रीट करता है। जैसे टेस्टिस जो है स्पर्म सिक्रीट करेगा, ओवरी जो है ओवा सिक्रीट करेगी। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नाउ तो यहाँ पे आप जो है ये स्लाइड देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रेन, nerves arising from the brain. Brain is enclosed in bony structure called ब्रेन बॉक्स और क्रेनिया। ठीक है, तो ब्रेन जो है हमारा, ये जो ब्रेन है वो ऐसे ही नहीं होता, उसमें एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्रेनियल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहेंगे। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो थ्री रीजन्स आपको देखने को मिलेगा ब्रेन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन आगे होगा, मिड ब्रेन बीच में, हिंड ब्रेन पीछे। Forebrain includes olfactory lobes, paired cerebral hemisphere, and unpaired diencephalon. अब यहाँ पे ये जो फोर ब्रेन है इसमें भी पार्ट्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि सूंघने का जो जैसे नाक से हम क्या करते हैं, नोज से वहां पे हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ठीक है, तो स्मेल करते हैं तो ये सारे जो सिग्नल जो है फोर ब्रेन ही क्या करता है कि कौन सा स्मेल है, क्या स्मेल है, तो ये ऑल्फैक्टरी लोब के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, डाइंसिफिलॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस वगैरह रीजन जो है आते हैं। तो अभी के लिए आप बस इतना ही याद करेंगे फ्रॉग में कि फोर ब्रेन होता है, और फोर ब्रेन का पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब है, पेयर्ड सेरिब्रल दो। ठीक है, पेयर्ड का मतलब टू, सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, डाइंसिफिलॉन प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शन इनका क्या है, स्मेल ऑल्फैक्टरी लोब, वॉलेंट्री कंट्रोल, सेंसरी रिले एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। तो डाइंसिफिलॉन का काम क्या होता है, एंडोक्राइन कंट्रोल का होता है, और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो वॉलेंट्री, ठीक है, और सेंसरी जो भी वहां पे कंट्रोल है उसको वो जो है करता है। ठीक है, नाउ द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयर्ड ऑफ ऑप्टिक लोब्स। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक लोब्स होता है। ऑप्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, रेस से कनेक्टेड होता है, और रेस से कनेक्शन इसका मतलब देखने से। ठीक है, आईज। तो यहाँ पे मिड ब्रेन ऑप्टिक लोब, तो इसका काम क्या होता है, विजन एंड रिफ्लेक्स का काम होता है। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो हिंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम देखने को मिलेगा एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा देखने को मिलेगा। इनका काम क्या होता है, बैलेंस करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट बीट हो गया, स्टमक का जो भी काम है, और अदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके जो काम है उसको कौन कंट्रोल करके रखेगा, हिंड ब्रेन कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, फोर ब्रेन जो है यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन जो भी सेंसरी एक्शन है उसको करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपको जो ब्रेन के जो रीजन्स हैं और उनमें क्या क्या पार्ट आते हैं उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन दे दिया है। The medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord, which is enclosed into the vertebral column. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ब्रेन पढ़ा था और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो ब्रेन जैसे क्रेनियम में क्या होता है, इनक्लोज होता है या फिर बंद होता है। ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जो है वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, पैक्ड होता है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, पैक्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिल रहा है। अब हिंड ब्रेन किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो हिंड ब्रेन है, तो यहाँ तक जब तक वो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पे आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या होता है? स्कल होता है। तो ये जो क्रेनियम है, इसमें आपको इस तरह से यहाँ पे छेद देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्लोंगेटा है, तो इस पोर को या छेद को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या नाम लिखा है? फोरामेन मैग्नम। इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम, ठीक है। अब इस फोरामेन मैग्नम से ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वो इस तरह से क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का वहां पे वो एक्सटेंडेड पार्ट ही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू दी फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रेनियम में। और क्रेनियम में क्या प्रेजेंट है? एक लार्ज कैविटी आप वहां पे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वो पास हो रहा है, वो निकल रहा है। और उसके बाद वहां से निकल करके कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड में क्या करता है? कंटिन्यू करता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो इनक्लोज इन दी वर्टिब्रल कॉलम। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो किसमें बंद होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। और वर्टिब्रल कॉलम इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ये क्रेनियम जो है, वो हमारे ब्रेन, फ्रॉग के ब्रेन को या हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो यहां तक बात समझ में आई? देखो, हिंड ब्रेन एंड्स इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। हिंड ब्रेन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक खत्म हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू दी फोरामेन मैग्नम। अब फोरामेन मैग्नम क्या है? लार्जर ओपनिंग एट दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी स्कल। तो ये जो क्रेनियम है या स्कल है, उसका एक क्या है? ओपनिंग है। कौन? फोरामेन मैग्नम। यहां तक बात क्लियर हुई? नाउ फ्रॉम हियर इट कंटिन्यूज एज दी स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, इस लार्जर ओपनिंग से निकल करके स्पाइनल कॉर्ड के जैसे ये क्या करता है? कंटिन्यू करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये बन जाता है, विच रन थ्रू दी वर्टिब्रल कॉलम। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट बना सकते हैं, आप इसको समझ करके अपनी भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स पे। Frog has different types of sense organs, namely organs of touch, जिसको हम sensory papillae कहते हैं, taste buds, smell, nasal epithelium, vision, eyes, and hearing, tympanum with internal ears. Out of these, eyes and internal ears are well organized structure, and rest are cellular aggregation around nerve endings. तो देखो, सेंस ऑर्गन की बात करें हम यहाँ पे, सेंस ऑर्गन्स इन फ्रॉग। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गन्स फॉर द टच, ठीक है। जब भी, चलो फ्रॉग को छोड़ो, आपको कोई टच करता है तो आपको पता चलता है। तो इसके लिए उनके स्किन में, बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? सेंसरी पेपिली प्रेजेंट होता है। टेस्ट करते हैं हम, तो टेस्ट के लिए हमारे पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो टेस्ट करना भी तो एक क्या होता है? सेंस करना होता है कि गर्म है, ठंडा है, मीठा है, कैसा है। स्मेल की बात करें तो कैसा स्मेल आ रहा है, वो भी सेंस है। नेजल इपिथीलियम वहां पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, ये तीनों की तीनों चीजें ये क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सेल्युलर एग्रीगेशन होता है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता। और नर्व एंडिंग जो होते हैं, ठीक है, वहां पे एक सेल्युलर एग्रीगेशन ही होता है, जो कि ये सारे काम करते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ जो सेंस ऑर्गन है, फोर्थ एंड फिफ्थ, विजन जो कि आईज में होता है, हियरिंग जो कि ईयर में होता है। तो हियरिंग की बात करें तो यहाँ पे टिम्पैनम प्रेजेंट होता है विद इंटरनल ईयर। तो जो एक्सटर्नल ईयर है, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इंटरनल ईयर जो है बैलेंस का भी काम करता है। अब देखो, ये जो आईज एंड हियरिंग वाला जो पार्ट है, टिम्पैनम है, ये कैसे होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ये क्या है? वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ये जो बाकी तीन है उनसे। तो आईज इन फ्रॉग की अगर हम बात करें, तो ये क्या होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिचुएटेड इन दी ऑर्बिट इन स्कल। तो ये जो स्कल जो होता है ना, तो वहां पे इस तरह से ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी में जो है आपका ये जो आईज है, या फ्रॉग का जो आईज है, वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्बिट इन स्कल में जो आईज है, वो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सिंपल आईज पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, ठीक है। तो ये जो आईज होते हैं फ्रॉग में, वो सिंपल आईज होते हैं। आईज में भी डिफरेंट कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपको फ्रॉग, नॉट फ्रॉग, कॉकरोच में देखने को मिलता है, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके। अब ईयर की अगर हम बात करें, ईयर इन फ्रॉग, तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ओनली टिम्पैनिस इज प्रेजेंट एक्सटर्नली, ठीक है। आपको वहां पे देखने को मिलता है। फ्रॉग है ना, तो फ्रॉग का आईज आप इमेज में अगर ध्यान से इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। द ईयर द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस का भी ये क्या करता है? काम करता है। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की।
ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive organs consist of pair of yellowish ovid testes, which are found adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called mesorchium। ठीक है, अब देखो, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें आपको पेयर्ड ऑफ ओविड टेस्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं? येलोइश होते हैं, येलो कलर के होंगे। अधेड टू मतलब स्टिक टू, अटैच टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी, तो जो किडनी होता है उसके अपर पार्ट में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, बाई डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कैसे अटैच्ड होंगे ये किडनी से? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के थ्रू, वो भी डबल फोल्ड। ठीक है, 2 फोल्ड्स वहां पे होंगे, और जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मिजोर्शियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिजोर्शियम कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए किसके बारे में? ओविड टेस्टिस के बारे में, जो कि 2 प्रेजेंट है, 2। उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है, वॉसा इफ्रेंसिया आर 10 एंड 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। अब यहाँ पे ये जो वॉसा इफ्रेंसिया है ये 10 से 12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलते हैं? टेस्टिस से, अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बीडर्स कैनाल। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इमेज में देखते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है? किडनी है। ठीक है, ये क्या है? किडनी है दोनों साइड, और यहाँ पे ऊपर में आपको ये एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिल रहा है, ये दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये दो जो है टेस्टिस आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो टेस्टिस है यहाँ पे जो मिजोशियम है, ठीक है, पेरिटोनियम डबल फोल्ड मेम्ब्रेन है, उससे यहाँ पे किडनी से क्या होता है? अटैच होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे आपको वॉस एफरेंसिया 10 to 12 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों में, तो ये क्या है? वॉस एफरेंसिया है। ये 10 से 12 जो है ट्यूब जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये किससे निकली हुई है? ये जो है यहाँ पे ये जो टेस्टिस है इसी से ही अराइजेस है, इसी से ही निकली हुई है। ठीक है, नाउ they enters the kidney on their side and open into the बाइडर्स और बीडर्स कैनाल। तो ये क्या करते हैं? किडनी में एंटर करते हैं, और यहाँ पे इनको बीडर्स कैनाल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें क्या करते हैं? एंटर करते हैं। नाउ फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोआका। तो ये जो बीडर्स कैनाल है, ठीक है, ये जो बीडर्स कैनाल है वो किससे मिल जाएगा? यहाँ पे यूरोजेनिटल जो डक्ट है उससे मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसके थ्रू, यूरोजेनिटल डक्ट के थ्रू यहाँ पे ये क्लोआका में ओपन होकर के जो भी, अब टेस्टिस में क्या बनेगा? टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, तो ये जो स्पर्म है इसको क्लोआका के थ्रू ये क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine, sperm to the exterior। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीकल मैटर है, डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल, यूरिन है, ये सबको बाहर निकालने का काम कौन करता है? क्लोआका। तो यहाँ पे हम वासा फ्रिंसिया का हम यहाँ पे देख लेते हैं, 10 से 12 नंबर में होता है। अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से ये क्या होता है? अराइज होता है। उसके बाद ये किडनी में एंटर करता है, ठीक है, साइड से, और किसके थ्रू एंटर करेगा? बीडर्स कैनाल के थ्रू एंटर करेगा। जैसे ये जो आपको दिख रहा है इसको आप बीडर्स कैनाल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीडर्स कैनाल जो है किससे मिल जाएगा? वहां पे यूरोजेनाइटल डक्ट से, कम्स आउट ऑफ द किडनी। ठीक है, अब ये जो यूरोजेनाइटल डक्ट है ये क्लोआका में ओपन होगा, एंड क्लोआका अपर्चर से ये क्या हो जाएगा? बाहर। अब क्लोआका की अगर हम बात करें, क्लोआका इन मेल फ्रॉग, तो ये स्मॉल होते हैं, मीडियम चैम्बर होता है, जो कि यूज होता है किसके लिए? फीकल मैटर, फीकल मैटर जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको निकालने के लिए, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कि यूरिन है उसको निकालने के लिए, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है उसको निकालने के लिए क्लोआका का यहाँ पे यूज होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिगर 7.3 में अगर आप देखें तो आपको रेक्टम देखने को मिल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये जो रीजन है क्लोआका है, फिर क्लोआका अपर्चर जो कि क्लोआका ओपनिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किडनी दिया गया है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, दोनों किडनी में होगा। 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस दिया गया है, यहाँ पे फैट बॉडीज जो है आपको दिया गया है, और ये जो लाइंस है, ठीक है, ट्यूब्स है, ये वासा इफ्रिंसिया है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ अब हम पढ़ते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवरीज। फिगर 7.4 आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे आपको ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो स्ट्रक्चर दोनों साइड जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ओवरीज। ठीक है, ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज अ नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो ओवरी है ये किडनीज के पास प्रेजेंट तो है, लेकिन इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है किडनीज के साथ। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन था टेस्टिस का किडनी के साथ, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो ओवरी है और किडनी का है वहां पे कोई भी फंक्शनल कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फीमेल, अब आगे हम पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोआका सेपरेटली। अब ये जो ओविडक्ट है ये कहाँ से, ओवरीज से क्या होते हैं, अराइज होंगे। ठीक है, ये जो ओविडक्ट है वो ओवरी से अराइज होकर के कहाँ पे इनका ओपनिंग होगा, क्लोआका में ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने क्या क्या देखा, ओवरीज एंड पेयर ऑफ ओविडक्ट, दोनों दो दो होंगे। ओवरी जो है किडनी के नियर में सिचुएटेड होते हैं लेकिन उनके साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। पेयर ऑफ ओविडक्ट जो है ओवरी से क्या होते हैं, अराइज होते हैं, निकलते हैं, और ये क्लोआका में जाकर के सेपरेटली जाकर के ये खुलते हैं। ठीक है, तो ओवरी में यहाँ पे क्या बन रहा है, ओवा बन रहा है, फीमेल फीमेल गैमीट बन रहा है। तो ये जो ओवा है ये ओविडक्ट के थ्रू क्लोआका में आएगा और क्लोआका अपर्चर के थ्रू ये जो ओवा है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम। तो एक जो फीमेल फ्रॉग है वो एक बार में 2500 से 3000 जो है ओवा क्या करती है, ले करती है। ठीक है, या रिलीज करती है अपनी बॉडी से, बॉडी के बाहर रिलीज करिए। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, टेक्स प्लेस इन वाटर। और ये जो पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, एक्सटर्नली ही होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म दी एडल्ट। अब देखो मेच्योर फीमेल जो है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम जो प्रोड्यूस करी है। ठीक है, और रिलीज करी है कहाँ पे, रिलीज इन वाटर। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, टेक्स प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इसका मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा और उसको हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। अब ये जो टेडपोल होता है वो मेटामॉर्फोसिस के लिए जाता है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वा जो है मैच्योर एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे आपको ये जो ओवरी दिखाया गया है, ओवरी में आपका ओवा जो है प्रोड्यूस होगा, फिर ये ओविडक्ट जो है ओवरी से क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा, नॉट अराइज होगा, रिलीज नहीं अराइज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे किडनी देखने को मिल रहा है, किडनी के ऊपर ये जो आपको लाइंस देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स है। फिर किडनी से आपको यूरेटर जो है इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, यूरेटर का अलग से ओपनिंग है, क्लोआका में खुल रहा है। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो ओविडक्ट है उसका भी सेपरेट ओपनिंग है। फिर यहाँ पे क्लोआका अपर्चर से सारी की सारी चीजें जो है बाहर करती जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आया? देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी क्लोआका, ये जो क्लोआका है यहाँ पर भी जो फीकल मैटर है वो यूरिन और ये जो ओवा है, ठीक है, ये सारी की सारी तीनों चीजें बाहर जाएंगी, किसके थ्रू, क्लोआका के थ्रू ही जाएंगी। और ये चीज आपको फ्रॉग में भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। ओके, ईट इंसेक्ट को खाते हैं वो, और इस तरह से हमारे जो क्रॉप होते हैं, जो खेती हम करते हैं उसको, उस खेती को वो इंसेक्ट से बचाते हैं। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस because these serves as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frogs are used as food by men. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हो गया। ये है नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, जिसको आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि इनका आंसर क्या हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब इसको लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो या पूछना हो तो कमेंट कीजिए, मैं रिस्पॉन्स करूंगी। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस वाला यूट्यूब चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोस।